कोई इमरान खान की डील हो रही है और सोहेल अफरीदी साहब से ये जो मुलाकातें हो रही हैं उनके नतीजे में ऐन मुमकिन है कि खान साहब को कोई रिलीफ मिल जाए। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से और उनकी जो आंख मुतासरा आंख है उसके हवाले से, और उसमें सिर्फ 10% बेहतरी आई है इंजेक्शन लगने के बाद भी। नेट मीटरिंग को खत्म कर दिया गया है। सेठों के लिए इन्होंने बिजली सस्ती कर दी, अवाम के लिए ये बिजली महंगी कर रहे हैं। और पॉपुलैरिटी को कम होने से रोकना तो इस वक्त हुकूमत की तरजीहात भी नहीं है। हुकूमत को पता है कि हम कितने पॉपुलर हैं। हर जनरेशन में मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं। इसी तरह ये जो जनरेशन जी है उसके अंदर भी मुख्तलिफ तरह के लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सोलर सार्फिन के लिए जिस तरीके से हुकूमत ने रेगुलेशन में तब्दीली की है उसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हो रही है। नेट मीटरिंग को खत्म कर दिया गया है, अब नेट बिलिंग होगी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितनी यूनिट्स आप गवर्नमेंट की इस्तेमाल करेंगे हर यूनिट की आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। अपनी जो यूनिट्स आप बेचते थे उसकी भी आपको कम कीमत मिलेगी। माजी में तो ये होता था कि जितनी यूनिट्स आपने दे दी गवर्नमेंट को उतनी यूनिट्स जो आप अपने सोलर सिस्टम के जरिए पैदा करते थे वो आपको फ्री हो जाती थी। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, हर किसी को बिल देना पड़ेगा और इसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हो रही है। ये सामने आप देख सकते हैं, डॉन न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है कि सेनेट के अंदर भी जनाब इसके ऊपर आउट क्राई हमें देखने को नजर आई। वहां पे भी लोग तनकीद कर रहे थे। कल रात को मैं देख रहा था कि हुकूमती शख्सियात यानी हुकूमती जमात से ताल्लुक रखने वाली, नून लीग से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात भी टीवी पे बैठ के कह रही थी कि भाई ये पॉलिसी ठीक नहीं है। वो इसके ऊपर तनकीद कर रहे थे और एक सहाफी ने तो लिखा हुआ था कि भाई हुकूमत को ख्याल करना चाहिए, ये ना हो कि हुकूमत बड़ी अनपॉपुलर हो जाए और जब हुकूमत अनपॉपुलर होती है तो एक पेज फिर कायम नहीं रहता। तो मेरे जहन में सवाल आया, क्या इस वक्त जो एक पेज कायम है, चाहे वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हो या नून लीग या पीपल्स पार्टी के दरमियान हो, क्या वो एक पेज या किसी और के दरमियान हो, क्या वो एक पेज हुकूमत की पॉपुलैरिटी की वजह से कायम है? हुकूमत इस वक्त कितनी पॉपुलर है? मेरे ख्याल में पॉपुलैरिटी को बचाना या पॉपुलैरिटी का दिफा करना या पॉपुलैरिटी को कम होने से रोकना तो इस वक्त हुकूमत की तरजीहात में ही नहीं है। हुकूमत को पता है कि हम कितने पॉपुलर हैं तो इसी वजह से वो सारे फैसले कर लेते हैं। लेकिन मुझे उस तजिए तबसरे के ऊपर जो है बड़े मासूमाना से ख्यालात आए कि कितना मासूमाना ये तजिया तबसरा है कि अनपॉपुलर हुकूमत। भाई हुकूमत इस वक्त पॉपुलर कितनी है जो इस पॉलिसी की वजह से कोई वो मजीद अनपॉपुलर हो जाएगी। पर एनीवे जो सोलर सार्फिन है वो भी इसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं कि भाई हमने इन्वेस्ट किया एक चीज के अंदर और अब हुकूमत ने अचानक पॉलिसी तब्दील कर दी है। वैसे कल जो मुतलका वजीर हैं लगारी साहब, वो खड़े होकर वहां पे तकरीर कर रहे थे ऐवान में और वो बता रहे थे कि कोई पॉलिसी तब्दील नहीं हुई, रेगुलेशन में तब्दीली की गई है और वो इसका पूरा दिफा कर रहे थे। हैरत होती है कि जो कुछ इनको ब्यूरोक्रेसी बताती है ये आके वही बोलना शुरू हो जाते हैं। पूरे मुल्क को पता है कि जिस तरीके से इस पॉलिसी को तब्दील किया जा रहा है वो बहुत सारे लोगों के लिए नुकसानदेह है, आम आवाम से उसको नुकसान होगा। सेठों के लिए इन्होंने बिजली सस्ती कर दी, आवाम के लिए ये बिजली महंगी कर रहे हैं। बाकी जो दीगर मामलात हैं कहीं और से बचत करना उस तरफ ये जाते नहीं। इस हवाले से नून लीग के अपने वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब जो माजी में इनके वजीर खजाना थे उन्होंने भी एक ट्वीट की हुई है और तनकीद की हुई है कि सोलर पैनल के जो सार्फिन हैं उनसे यूनिट सस्ती खरीदी जाएगी। लेकिन जो हुकूमत की जानिब से माजी में कायदे आजम सोलर पार्क सेटअप किया गया था उनकी यूनिट अभी भी 50 रुपए में हुकूमत खरीद रही है। लेकिन जो आम सार्फिन है जिनके घर पे सोलर पैनल लगे हुए हैं उनसे यूनिट सिर्फ 11 रुपए में खरीदी जाएगी, लेकिन बेची उनको तकरीबन 50 रुपए में जाएगी। तो जितनी यूनिट्स वो इस्तेमाल करेंगे तमाम यूनिट्स की उनको कीमत अदा करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब की गुज़िश्ता रोज अपने वकील से तो मुलाकात हुई, लेकिन उसके साथ साथ उनकी बुशरा बीबी से भी मुलाकात हुई और उसके बाद बुशरा बीबी की अपने खानदान वालों से मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में बुशरा बीबी ने एक दफा फिर खान साहब की आंख की सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि आज मेरी जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उनकी आंख का मसला हल नहीं हुआ, टीका लगने के बावजूद भी सिर्फ 10% बेहतरी आई है, उनको बेहतर इलाज की जरूरत है, उनके जो जाती मौलिज हैं उन तक उनको रसाई दी जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि बाहर जाके आप इस मसले को उठाएं। और बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम रियाज भट्टू साहिबा, उन्होंने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया हुआ है, ये सामने आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि आज हमारी फैमिली की बुशरा बीबी से मुलाकात हुई और खान साहब उससे पहले बुशरा बीबी से मिल चुके थे और वंस अगेन एक दफा दोबारा बुशरा बीबी ने बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से और उनकी जो आंख मुतासरा आंख है उसके हवाले से, और उसमें सिर्फ 10% बेहतरी आई है
انجیکشن لگنے کے بعد بھی. اور انہوں نے لکھا کہ اٹ از ایبسولوٹلی ارجنٹ دیٹ عمران خان صاحب گیٹس ایکسیس ٹو ہز پرسنل ڈاکٹرز ASAP, یعنی ایز سون ایز پاسبل. آئی ریکویسٹ PTI لیڈرز ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا کورٹس. تو انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ PTI کی جو لیڈرشپ ہے وہ کورٹس سے بھی رابطہ کرے اور ساری یہ چیزیں. تو یہ وہ پیغام تھا جو بشرا بی بی نے جیل سے بھیجا کہ خان صاحب کی آنکھ میں بہتری نہیں آئی ہے, ابھی بھی ان کی صحت کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ بھائی ان کے جو ذاتی معالج ہیں ان تک ان کو رسائی دی جائے. اچھا, اکثر میں آج کل دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جین زی کے اوپر تجزیے تبصرے کر رہے ہیں, جین زی یہ کر رہی ہے, جین زی وہ کر رہی ہے. اچھا, تاثر یہ ایسے دیا جا رہا ہے کہ یہ جو جین زی ہے یہ شاید کسی فیکٹری میں بنا ہوا کوئی پروڈکٹ ہے. اب لگتا ہے ایسے کہ شاید پہلی دفعہ اس لفظ کا پتہ چلا ہے تو ہر کسی نے جین زی کرنا شروع کر دیا کہ جی جین زی یہ کر رہی ہے, جین زی وہ چاہتی ہے, جین زی ایسی ہے. اس میں صحافی بھی, دانشور بھی, کوئی خود ہی اپنے انٹرویو سٹیج کر کے کوئی اس پہ کیا بات کر رہا ہے, کوئی کیا تجزیہ کر رہا ہے, کوئی کیا تبصرہ کر رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جین زی کوئی پروڈکٹ تو نہیں ہے, وہ کوئی جیسے کوئی ڈبہ ہو گیا یا کوئی بال ہو گئی یا کوئی بھی پروڈکٹ ہو گیا, کوئی ریکٹ ہو گیا, کوئی بیٹ ہو گیا, ہاکی ہو گئی, یا کسی قسم کا کوئی بھی چیز ہوگی جو فیکٹری میں بنتی ہے اور ساری ایک جیسی ہوتی ہیں. ایسی بات تو نہیں ہے. جین زی کی ہم جب بات کرتے ہیں, ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں. کسی بھی جنریشن کے انسان ہوں ان میں جو ہے اختلاف بھی ہوتا ہے, ہر کسی کا اپنا نظریہ بھی ہوتا ہے. وہ سارے ایک طرح تو ایکٹ نہیں کرتے. کیا جو سارے 1980 کی دہائی میں پیدا ہوئے تھے یا 70 کی دہائی میں پیدا ہوئے تھے وہ سارے ایک جیسا سوچتے ہیں؟ اب کوئی بھی جنریشن جو ہے وہ ہوموجینیس تو نہیں ہوتی کہ تمام جنریشن جو ہے وہ ایک ہی طرح سوچتی ہے, وہ ایک ہی طرح کی حرکتیں کرتی ہے. ہر جنریشن میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جو جنریشن زی ہے اس کے اندر بھی مختلف طرح کے لوگ ہیں. کچھ بچے ایسے سوچتے ہیں, کچھ ویسے سوچتے ہیں, لیکن ان کو ایسے ایک بریکٹ کے اندر بند کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی فیکٹری میں بنا ہوا پروڈکٹ ہے, جو بنیادی طور پہ شو کرتا ہے کہ کتنی کم انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری اس چیز کے حوالے سے, اور بس ہم اس کو ڈالی جا رہے ہیں, ہر چیز کو جین زی کے اوپر ڈالی جا رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بومرز اور جنریشن زی کا کوئی مسئلہ ہے. نہیں بھائی, پاکستان میں ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کا مسئلہ ہے. پاکستان میں کون سی ایسی جنریشن ہے, کیا بزرگ جو ہیں وہ خوش ہیں, کیا وہ مطمئن ہیں, اور صرف نوجوان جو جنریشن زی والے ہیں ان کو کسی قسم کے تحفظات ہیں؟ مغرب میں یہ بحث اس لیے ہے, مغرب میں یہ لڑائی اس لیے ہے کہ جو بومرز ہیں, جو پچھلی جنریشنز ہیں, انہوں نے چند $1000 کا یا چند $100 کا جناب گھر خرید لیا تھا, اور ان کے پاس پینشن پاٹ بھی ہے, ان کے گھر کی قیمت بھی اب کئی $1 ملین ہو چکی ہے. لیکن جو نئی جنریشنز ہیں, جو جنریشن زی ہے یا دیگر جو ینگ لوگ ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھر خریدنا تو دور کی بات ہے, وہ گھر کرائے پہ نہیں لے سکتے, اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. تو وہاں پہ تو یہ تناؤ ہے. یہاں پہ تو بزرگ جو ہے وہ نوجوانوں سے زیادہ بیچارے جو ہے سسٹم کے ہاتھوں پسے ہوئے ہیں, کسی کو پینشن نہیں ملتی, کسی کا علاج نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ جنریشن زی کی بحث کرنا ہی فضول ہے میرے خیال میں, اور یہ صرف وہ لوگ کرتے ہیں شاید جو اپنے آپ کو کوئی بہت زیادہ معتبر دکھانے کے لیے یا فلاسفر بننے کے لیے. جین زی جین زی جین زی, یہاں پہ کسی جنریشن کا مسئلہ نہیں ہے. اور کسی بھی جنریشن کی طرح جن زی جو ہے اس میں بھی ہر طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, اور وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ایکٹ بھی کرتے ہیں, ریئیکٹ بھی کرتے ہیں, جیسے کوئی بھی نارمل ہیومن بینگ کرتا ہے, جیسے کسی بھی جنریشن سے تعلق رکھنے والے انسان کرتے ہیں, تو اسی طرح جین زی بھی کرتے ہیں. تو ان کو ایک فیکٹری کے پروڈکٹ کے طور پہ پیش کرنا بنیادی طور پہ شو کرتا ہے کہ ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ کتنی محدود ہے. اچھا جی, سہیل آفریدی صاحب کی جو وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی, اس کے بعد ایک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا جس کی انہوں نے صدارت کی, اس میں کور کمانڈر صاحب نے بھی شرکت کی. گزشتہ روز پھر ایک سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا جو کور ہیڈ کوارٹرز میں ہوا پشاور میں. اس میں قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں یعنی DGISI وہ بھی موجود تھے, وزیر داخلہ بھی موجود تھے, کور کمانڈر صاحب بھی موجود تھے, سہیل آفریدی صاحب بھی وہاں پہ تھے, ان کے وزراء بھی وہاں پہ تھے, اور وہاں پہ کافی زیادہ چیزیں ڈسکس ہوئیں. مالاکنڈ کے حوالے سے بات چیت ہوئی, دیگر جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا, اور بڑی سنجیدہ نوعیت کی وہاں پہ ڈسکشن ہوئی. لیکن اس کے بعد سے یہ جو ساری پیش رفت ہوئی ہے, یعنی
यानी सोहेल अफरीदी की इन मीटिंग्स के अंदर मुलाकातें होना या मीटिंग्स को अटेंड करना, और फिर खान साहब की गुज़िश्ता रोज़ उनके वकील से मुलाकात भी हो गई। आज उसके हवाले से सलमान सफदर साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़ रखेंगे, और ऐन मुमकिन है कि बाय द टाइम आप लोग ये व्लॉग देखें उस वक्त तक वो सारा मौक़िफ़ उनका सामने आ चुका हो। लेकिन हुकूमत के अंदर इस वक्त एक फ़िक्र पाई जाती है, और कुछ जो दानिशवर हैं, कुछ जो सहाफ़ी हैं, जो हुकूमत के हमदर्द हैं या फिर हुकूमत की एक तरह से हुकूमत की हमायत करते हैं, उनको ये खदशा पैदा हो गया है कि शायद कोई इमरान खान की डील हो रही है, और सोहेल अफरीदी साहब से ये जो मुलाकातें हो रही हैं उनके नतीजे में ऐन मुमकिन है कि खान साहब को कोई रिलीफ मिल जाए। और ये बहस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में हो भी रही है, और इसके ऊपर मुख्तलिफ चमगोइयाँ भी हो रही हैं। इस्लामाबाद के सर्कल्स में भी, दीगर जो सहाफ़ती सर्कल्स हैं उनके अंदर भी ये बातें हो रही हैं कि मामलात किसी डील की तरफ जा रहे हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर है तो उनके साथ डील करना आसान होगा, अगर उनको ज़्यादा स्पेस मिल गई तो बाद में कोई उस तरह की डील नहीं हो सकेगी। क्या इस वक्त कोई ऐसे मामलात हैं? क्या बुशरा बीबी की रिहाई का कोई मामला चल रहा है? क्या इमरान खान साहब को रिहा करने का या खान साहब को बनीगाला शिफ्ट करने का कोई मामला चल रहा है? मुझे नहीं पता, हतमी तौर पे तो इस पे इस वक्त आप कोई राय कायम नहीं कर सकते, लेकिन मुझे इमरान खान साहब तो बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन यकीनन कुछ ना कुछ शिफ्ट आई है वफाकी हुकूमत के एटीट्यूड में, दीगर जो हल्के हैं उनके एटीट्यूड में। ये वही सोहेल अफरीदी है जिसके ऊपर ड्रग माफिया का, दहशत गर्दों की सहूलत कारी का पता नहीं कौन कौन सा इल्ज़ाम वफाकी वज़रा नहीं लगाते थे। और अब अगर वफाक के अंदर बैठे हुए कुछ वज़रा हो जाएं या दीगर जो हुकूमती शख्सियात हो जाएं, अगर वो ये देख रही हैं कि चीज़ें थोड़ी सी तब्दील हो रही हैं और सोहेल अफरीदी की मुलाकातें हो रही हैं और सहाफ़ी भी इसके ऊपर तजिए तबसरे कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो है, तो यकीनन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तब्दीली तो आई है। अचानक वो सोहेल अफरीदी कैसे काबिल कबूल हो गया, उससे इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे डिस्कस करना शुरू कर दी वफाकी वज़रा ने, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब भी उस मीटिंग के अंदर थे। तो इसकी वजह से वो जो सारे बयानात हैं या वो जो सारे एक तरह से खदशात हैं कुछ लोगों के कि इमरान खान साहब को कोई डील मिल सकती है, तो उनको तकवीत मिल रही है। लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के साथ कोई मामला तय होंगे। यकीनन इमरान खान को कुछ ना कुछ ऑफ़र किया जा रहा होगा, यकीनन उनकी जो जमात है उनसे किसी किस्म का मामला आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही होगी। लेकिन क्या ये मामला हल होगा? मुझे आज की तारीख में लगता नहीं है कि चीज़ें उस नहज पे पहुंची हैं कि इमरान खान वफाकी हुकूमत की कोई शर्त मान जाएंगे। अभी भी मामला अगर कहीं पे फंसा हुआ है तो वो इमरान खान साहब की ज़ात पे ही फंसा हुआ है कि वो क्या करने के लिए तैयार है या क्या करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर अकेले में एक वकील को इजाज़त मिल जाना, जाके उनको मिलना, अब पता नहीं उधर क्या बात हुई है, तो उसकी वजह से और फिर शकूक व शुबात पैदा होते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही जो कल मैच्योर हो जाएगी या इस महीने मैच्योर हो जाएगी और खान साहब के लिए कोई आसानियां पैदा हो जाएंगी। मुझे वैसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इतना ज़रूर है कि सिस्टम के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि सोहेल अफरीदी की कभी ये मीटिंग हो रही है, कभी वो मीटिंग हो रही है। क्या इसके नतीजे में तमाम जो सिनारियो है पाकिस्तान की सियासत का वो तब्दील हो जाएगा? फिलहाल वो मुझे तब्दील होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जिस तरह पहले भी मैंने आपको कहा कि चीज़ें वैसी भी नहीं है जैसी पिछले हफ्ते थी या उससे पिछले हफ्ते थी। ये सामने आप देख सकते हैं जी, एक्सप्रेस न्यूज़ भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, आलमी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि इंडोनेशिया ने 8000 फौजी एहलकार गजा भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। ट्रंप से ये वादा किया गया था इंडोनेशिया के सदर की जानिब से। आपको याद होगा कि इनकी ऑडियो लीक हो गई थी, यानी जब वो सदर ट्रंप से बात कर रहे थे तो इनका माइक वगैरह लगा हुआ था और कैमरे ने उसको ऑडियो को कैप्चर कर लिया, जिसमें वो ये कह रहे थे कि मैं खुद को महफूज नहीं समझता, तो आपके बेटे से मैं मिलना चाहता हूँ, उससे मेरी मुलाकात करवा दें। वो काफ़ी ज़्यादा खबर बनी थी और आलमी मीडिया के अंदर भी रिपोर्ट हुई थी। एनीवे, खुद को गैर महफूज समझने वाले इंडोनेशिया के सदर जिनको ये लगता था कि शायद ट्रंप जो है उनको अपने मुल्क में यानी इंडोनेशिया के अंदर महफूज बनाने में कोई किरदार अदा कर सकते हैं और वो ट्रंप के बेटे से मिलना चाहते थे। अब उस गैर महफूज सदर ने, जो सियासी तौर पे गैर महफूज सदर है, उसने गजा को महफूज बनाने के लिए अपने 5 से 8,000 फौजी एहलकार भेजने की तैयारी कर ली है। और आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अगर इंडोनेशिया के फौजियों की हतमी तौर पर तैनाती हो जाती है तो ये 1967 के बाद गजा में
تعینات ہونے والی پہلی غیر ملکی فوج ہوگی۔ انڈونیشیا کے فوجی غزہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطی امن منصوبے کے تحت تشکیل دی جانے والی بین الاقوامی امن فورس کا حصہ بنیں گے۔ تو اب وہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے، لیکن عالمی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس کی تیاری کی جا رہی ہے اور انڈونیشیا کے صدر تیار ہیں کہ 5 سے 8 ہزار انڈونیشیا کے فوجیوں کو غزہ بھیج دیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں جناب کہ ان کو بھیجا جاتا ہے یا نہیں بھیجا جاتا، یہ فورس وہاں پہ جاتی بھی ہے یا نہیں جاتی، کون کون سے ملک اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو آنے والے کچھ دنوں کے اندر، کچھ ہفتوں کے اندر شاید اس حوالے سے مزید چیزیں کلیئر ہو سکیں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔